जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम पॉलिटेक्निक के थर्मल इंजीनियरिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने यूनिट फर्स्ट को कवर कर लिया था। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कंप्लीट किया जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप इजीली उसको पढ़ सको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट सेकंड, लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, और इसका फर्स्ट टॉपिक है आदर्श गैस, जिसको इंग्लिश में आइडियल गैस भी कहते हैं। देख लेते हैं आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस वह गैस होती है जो किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अधीन अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती। एक आदर्श गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। क्या कहा गया है कि आदर्श गैस वह होती है जो किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अधीन अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती और आदर्श गैस के अणुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और हम इसको लिखते हैं PV इक्वल टू RT से। अब P क्या है गैस का दाब और V क्या है आयतन और T क्या है गैस का तापमान और R है हमारा गैस स्थिरांक। बस इतनी डेफिनेशन आपको लिखनी है अगर ये एग्जाम में आती है। अब आइडियल गैस तो हो गया। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट गैस क्या है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक गैस। तो शून्य दाब पर एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, यानी कि शून्य अगर ताप है तो जो वास्तविक गैस है वो भी एक आदर्श गैस की तरह काम करेगी। कम दाब तथा उच्च दाब पर गैसों के अणु दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बहुत कम हो जाता है और वास्तविक गैसें हमेशा ऊंचे दाब तथा कम ताप पर, ठीक है, जो वास्तविक गैसें होती हैं वो हमेशा उच्च दाब पर और कम ताप पर कार्य करती हैं। क्योंकि अगर जीरो पर वे आ जाए, शून्य ताप पर वे आ जाए तो वे जो है आइडियल गैस की तरह परफॉर्म करेंगी। और अगर दाब ज्यादा हो और ताप कम हो तो तब वे काम करती हैं वास्तविक गैसें। वास्तविक गैस के लिए Cp तथा Cv का मान समान रहता है। अगर हम वास्तविक गैस की बात करें तो वहां पर Cp और Cv का जो मान होगा वो बराबर होगा। Cp और Cv क्या है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स नियम क्या कहता है? इसके अनुसार आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। ठीक है, आयतन में संबंध और दाब में संबंध हम देखते हैं। जो गैस है हमारे पास उसके आयतन और दाब में संबंध क्या है वो बताता है बॉयल्स का नियम। तो इसके अनुसार नियत ताप पर, याद रखिएगा, नियत ताप, यही इसका पॉइंट है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि P प्रोपोर्शनल 1/V, हम इसको ही लिख सकते हैं। जब हम इक्वल यहां पर लगाएंगे प्रोपोर्शनल के जगह पर तो हम एक कांस्टेंट को लगाते हैं जो है K। तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू K/V, और ये V जब P के साथ आएगा तो PV इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट। अभी देखिएगा हमने PV डायग्राम दिखाया गया है। ये टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3 है। तो जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिएगा इस पॉइंट से जैसे हम चले तो प्रेशर अगर घट रहा है तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यही इसमें हमने फॉर्मूले में बताया था कि ये क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटता है। तो यहां पर यही दिखाया गया है कि देखिएगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम को कम करेंगे, और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो देखो प्रेशर कम हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या होता है कि जब किसी गैस को नियत दाब पर रखा जाता है तो ताप तथा आयतन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसमें क्या है, देखा हमने कि इसमें नियत दाब है और उसमें क्या था, नियत ताप। क्लियर है?
तो चार्ल्स ने क्या कहा था कि नियत दाब पर जो होता है ताप और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो V समानुपाती T। और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K लगाते हैं, तो V अपॉन T इक्वल टू K, और जहां पर K क्या है, एक नियतांक है। चार्ल्स ने ये बताया था। अब एवोगाद्रो जी आए और उन्होंने अपनी परिकल्पना दी, तो उन्होंने क्या कहा था कि एक ही ताप व दाब सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हो तो जो गैस है उनमें आयतन, ठीक है, उनके आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो बराबर होगी। यानी कि दो गैस हैं, उनके हमने क्या किए, कुछ मात्रा ले लिया, आयतन ले लिया, और समान ताप और दाब पर हमने उसको देखा तो जो अणुओं की संख्या है वो दोनों गैसों की सेम मिली है। नेक्स्ट आता है एवोगाद्रो संख्या। अब एवोगाद्रो संख्या क्या होती है? एवोगाद्रो संख्या क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु भार में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि कोई भी गैस हो, अगर हमने उससे 1 ग्राम अणु भार लिया है तो उसमें अणुओं की संख्या समान होगी। जैसे हमने एक गैस को 1 ग्राम लिया तो उसके अणुओं की संख्या देखी, दूसरी गैस को 1 ग्राम लिया तो उसके अणुओं की संख्या देखी। जैसे कि ताप और दाब सेम रखने पर तो क्या हुआ, सेम संख्या मिलती है। और इसका मान कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 निश्चित किया गया है। मतलब जो एवोगाद्रो थे उन्होंने 6.02 इंटू 10⁻23 मान बताया था, और यही वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या था। इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि राउल्ट ने जो नियम दिया था वो दिया था कि किसी ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब और वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है गैस स्थिरांक, जिसको हम गैस कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। हम जानते हैं कि PV इक्वल टू MRT होता है, यानी कि मैंने लिखवाया था पीछे PV इक्वल टू RT। तो यहाँ पे जो M है ये है 1 मोल। यहाँ पे हमने 1 मोल लिया था तो इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने वहां पर पीछे M नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर इक्वेशन हम लिखते हैं तो PV इक्वल टू MRT, क्योंकि M की वैल्यू 1 मोल है। तो यहाँ पर जब हम R को अलग छोड़ेंगे तो M और T जो है PV के अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन MT इक्वल टू R, जहां R को गैस स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस स्थिरांक कहा जाता है। यही गैस कांस्टेंट होता है। अब आता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसको देख लेते हैं। यह एक भौतिक नियतांक है जो विज्ञान के कई मूलभूत समीकरणों में सम्मिलित है। इसे आदर्श गैस निरूपित किया जाता है। आदर्श गैस से निरूपित किया जाता है। देखो PV इक्वल टू RT, क्योंकि M क्या है, M 1 मोल है, तो 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R इक्वल टू PV अपॉन T, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन। आपको कहिए कि सार्वत्रिक गैस नियतांक की वैल्यू क्या होती है, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैस स्थिरांक। Cp तथा Cv का अंतर गैस स्थिरांक कहलाता है। देखिएगा जो गैस स्थिरांक है वो क्या होता है, Cp, और अगर Cv को हम माइनस में लिख दें, इसका अंतर हम लिखें तो स्थिर एक जो है गैस स्थिरांक हमें मिलता है। क्लियर है? तो गैस स्थिरांक क्या होता है, Cp और Cv का अंतर होता है। जहां Cp क्या है, विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर। किसी भी प्रक्रम में दाब स्थिर रहे तो उस पर जो निकाय द्वारा लिया किसी भी प्रक्रम में दाब स्थिर रहे तो उस पर निकाय द्वारा ली या दी गई विशिष्ट ऊष्मा Cp कहलाती है। मतलब अगर किसी निकाय का दाब स्थिर है तो उसके द्वारा
ठीक है, जो निकाय है उसके द्वारा ली गई या फिर दी गई ऊष्मा जो है वो Cp कहलाती है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है उस निकाय की। अब देखते हैं Cv क्या है। विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन, किसी भी प्रक्रम में आयतन स्थिर रहे तो निकाय द्वारा ली या दी गई ऊष्मा स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसमें क्या था कि किसी निकाय का अगर दाब स्थिर है तो ली गई या फिर दी गई ऊष्मा Cp कहलाएगी, और इसमें है कि अगर किसी निकाय का आयतन स्थिर है, आयतन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस निकाय द्वारा ली गई या फिर दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी? Cv कहलाएगी। और ऊर्ध्वाधर घातांक जो गामा होता है वो क्या होता है? Cp और Cv के अनुपात को गामा कहते हैं। तो क्या होता है? गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cy। क्लियर है? यहां तक आप कर लीजिएगा। अब अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या बनता है? परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। तो देखिएगा, द गैस विच ओबे ऑल द गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की जो ऑल कंडीशंस हैं उसके अंडर में अगर कोई गैस लॉ को ओबे करती, गैस लॉ को फॉलो करती है, तो वह क्या है? परफेक्ट गैस है। ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टी आर कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग थ्री वेरिएबल, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको निम्नलिखित के द्वारा, जो तीन वेरिएबल हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, गैस के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, कितना वॉल्यूम घेरा जा रहा है। टेम्परेचर ऑफ द गैस, और गैस का टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लॉ क्या क्या है, जैसे हमने अभी देखा था। तो बॉयल्स लॉ क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें याद रखिएगा, यही इसका की पॉइंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है? जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। तो वो क्या कहलाता है? P is inversely proportional to V, या हम बोल सकते हैं P is directly proportional to 1/V। वही है जो हमने हिंदी में कराया था। तो V को हम चले जाएंगे, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ आता है चार्ल्स लॉ। तो दिस लॉ स्टेट दैट इन टू फॉर्म, इसको दो फॉर्म में हम इसका स्टेटमेंट कर सकते हैं। और वो दो फॉर्म कौन कौन सी है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरी डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, और जो इसका वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां पर जब कांस्टेंट हम लेंगे तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि ऑल परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273.16 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हमने ये कहा कि अगर उसका V0 यानी कि शुरुआत में क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और VT जो उसका T टेम्परेचर पर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या कहा है कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इसने चेंज करने के लिए कहा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर के साथ, मतलब क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, प्रत्येक 1 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो चेंज करता है। तो देख लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम Vt इक्वल टू V0 प्लस 1/273 V0 इंटू T, ये हो जाएगा। तो Vt, अब देखिए इसमें से हमने V0 कॉमन लिया तो Vt अपॉन V0 आ गया, तो 273 यहाँ पे जाएगा, और प्लस में 1 जो ये है, प्लस में ये T इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1 के साथ यहाँ पर बन जाएगा T अपॉन में 273। तो Vt अपॉन V0 इक्वल टू T अपॉन 273।
273 यहां पर आ रहा है, तो ये क्या है, अब देखिए 273 प्लस टी, ये क्या है, कैपिटल टी बन जाता है। क्लियर है, जो कि इसमें बनता है केल्विन में बनता है। तो द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम जो है क्या जीरो मिलता है, गैस का वॉल्यूम क्या है वो जीरो मिल जाता है, तो वही क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस इक्वेशन, P इक्वल टू mRT, जहां पर P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम, M मास है और R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्लियर है, तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। देखिएगा गैस कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर केजी केल्विन। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, गैस कांस्टेंट की डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। गैस कांस्टेंट फॉर एटमॉस्फेरिक एयर इज 287 जूल पर केजी केल्विन। एटमॉस्फेरिक एयर के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है वो 287 जूल पर केजी केल्विन रखा जाता है, यहां हम बोल सकते हैं 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, या इसको हम बोल सकते हैं मोलर कांस्टेंट। देखिएगा आर यूनिवर्सल, आर यू इसलिए लिखा, आर यूनिवर्सल इक्वल टू एम आर, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम मोल। तो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। देखिएगा हमने क्या कहा था कि जो गैस कांस्टेंट होता है उसके अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, लेकिन जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसके सभी गैस के लिए एक ही वैल्यू होती है। तो ऐसा ही यूनिट में इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या आती है, जूल पर केजी मोल केल्विन, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी है, 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन होती है। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो पीवी इक्वल टू एम अपॉन एम, देखिएगा कैपिटल एम यहां पर है और एम यहां पर है, ध्यान रखिएगा, और क्या है, आर यू और टी। क्लियर, अब इसी का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्थिर दाब प्रक्रम में एक आदर्श गैस को 1150 किलो जूल पर केजी ऊष्मा देने पर इसका ताप 20 डिग्री से 100 डिग्री हो जाता है। स्थिर आयतन प्रक्रम में समान तापमान बढ़ाने पर 825 किलो जूल पर केजी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। निम्न की गणना कीजिए, सीपी, सीवी और गामा और गैस स्थिरांक, ये चार जो वैल्यू है वो हमसे ये मालूम कर रहा है। तो इनको देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि स्थिर दाब, तो स्थिर दाब प्रक्रम में क्या होता है, Q इक्वल टू mCp dt होता है। अगर यहां पर बोलता स्थिर आयतन, जैसे इसने यहां पर बोला है, तो क्या होता है, mCv dt होता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा। तो Q की वैल्यू दे रखी 1150, जो उसने दे रखी है 1150, ऊष्मा यानी कि हीट 1150 दी हुई, तो 1150 जो वैल्यू दी हुई है वो हम यहां पर पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1150 इक्वल टू 1 इंटू सीपी, 1 क्या यहाँ पर आया है, एम की वैल्यू थी 1 मोल, तो हम अगर नहीं दी हुई है तो एम की वैल्यू 1 मोल रखेंगे। और जो टेम्परेचर है वो क्या है, जो हायर टेम्परेचर हमें 100 दे रखा है और 20 दे रखा है, उन दोनों का अंतर है, यहाँ पे लिख देंगे। तो सीपी हमारे पास कैलकुलेशन करके आएगा 14.375 किलो जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि स्थिर आयतन प्रक्रम में जो सीवी है वो क्या होगा, तो Q इक्वल टू एमसीवी डी रख देंगे। तो ए यानी कि जो Q है हमारे पास ऊष्मा, वो कितनी दे रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्थिर आयतन पर 825 किलो जूल पर केजी, यहां पर हम 825 रख देंगे। तो 1 इंटू सीवी और इंटू में 100 माइनस 20, जब हमें सी की वैल्यू कैलकुलेशन करने पर निकल के आएगी हमारी, तो कितना है, 10.312 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब उसने पूछा है कि गामा की वैल्यू सीपी अपॉन सीवी क्या होती है, तो जो सीपी और सीवी हमारे पास जो वैल्यू आई है उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू बस निकलती है 1.394। अब मालूम करा कि गैस स्थिरांक, हमने अभी बताया था कि गैस स्थिरांक जो होता है वो सीपी माइनस सीवी यानी कि सीपी और सीवी का दोनों का अंतर होता है, तो इसको कैलकुलेशन करने पर हमें मिल जाता है 4.063 किलो जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है समतापी प्रक्रम, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब कोई प्रक्रम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थिर तापमान पर जाता है तो उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। यदि किसी सिलेंडर में भरी गैस का तापमान T जब निकाय परिवेश के बीच उसमें साम्यावस्था में होता है तो निकाय की परिसीमा से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा तथा इसका तापमान dt कम होगा।
इस स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा स्रोत से, यानी कि जो ऊष्मा ताप भंडार है, स्थिर ताप भंडार, इससे तब तक होगा जब तक गैस अपने पूर्व तापमान पर नहीं पहुंचती। इस तरह का क्रम संपूर्ण होता है। क्या होता है कि ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगी हुई है, यहाँ पर जो है गैस निकाय है, ठीक है। तो स्थिर ताप भंडार से तब तक ऊष्मा उसमें पहुंचती रहेगी जब तक वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं जाती जितना उसका पहला तापमान था। तो प्रारंभिक अवस्था में PV इक्वल टू MRT यानी कि 1 स्टेट लिखेंगे, अंतिम में P2 V2 इक्वल टू MRT2 लिखेंगे। तो जब हम दोनों इक्वेशन को आपस में भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। दोनों इक्वेशन को आपस में जब हम भाग देंगे तो T2 और T1 जो है वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। तो PV क्या है, एक स्थिरांक बन जाएगा। अब किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू यानी कि 1 से 2 स्टेट पर PdV हो जाता है। PdV क्या है, एक स्थिरांक है, तो P इक्वल टू C/V हम लिख सकते हैं। तो W12 यानी कि 1 से 2 स्टेट तक जो कार्य किया गया है, C क्या है, एक कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, और जो V है वो वेरिएबल है, यानी कि वॉल्यूम को हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो dV/V लिख देंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्व करके आता है वो देखिएगा 1/V की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन नहीं करके वो log V होती है, और V की जब लिमिट रखेंगे तो V2/V1 आएगा। यहाँ पर जो C है उसको हम P1 V1 लिख सकते हैं, और log V2/V1 लिख सकते हैं। जब हम V2/V1 लिख सकते हैं तो इसको हम इसमें बदलते हैं कि P1/P2 होता है, जब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, तभी ये होता है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यहाँ पर है। 3 इसमें कंडीशन आती है समतापिक क्रम में, जो T2 T1 और जो है वो T के बराबर होता है, सेम ही होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा D इक्वल टू MCV D2 - D1 जो होता है T2 - T1। तो जब T और T1 आपस में बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कितना जाएगा, 0। तो ऊर्जा समीकरण से हम लिखेंगे Q इक्वल टू W प्लस U2 - U1 इक्वल टू W12 यानी कि 1 से 2 स्टेट पर जो कार्य किया गया, और इसमें आंतरिक ऊर्जा कितनी है, 0 है। तो क्या होगा, जो ऊष्मा होगी वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो समतापी प्रक्रम के लिए निकाय द्वारा जो भी ऊष्मा ली जाती है यह केवल यांत्रिक कार्य करने में काम आती है। किस में काम आती है, यांत्रिक कार्य करने में काम आती है। अब है समदाब प्रक्रम, जिसे बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। किसी निकाय में यदि कोई प्रक्रम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थिर दाब पर जाता है तो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं, स्थिर दाब पर। क्लियर है। यदि पिस्टन सिलेंडर में कोई गैस भरकर पिस्टन पर स्थिर भार रखकर प्रक्रम किया जाए तो स्थिर दाब प्रक्रम कहलाता है। जब इस निकाय को ऊष्मा दी जाती है, जब गैस का ताप का व आयतन बढ़ता है और पिस्टन ऊपर की ओर प्रतिक्रिया करता है, इस तरह पिस्टन हर बिंदु पर साम्यावस्था में रहते हुए स्थिर दाब पर अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिगर के माध्यम देख लेते हैं। फिगर के माध्यम से हम इस तरह देख सकते हैं कि इसमें गैस भरी हुई है, और उसका जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने कोई भार रखा, तो पिस्टन के ऊपर जब भार रखते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे इस फाइनल स्टेट तक पहुंच जाता है। और किस पर पहुंचता है, ये स्थिर दाब पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर पहुंचता है। यही इस फिगर का एक्सप्लेनेशन है। तो क्या होता है, समदाबी प्रक्रम में तापमान तथा आयतन परिवर्तित होते हैं। जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है तब निकाय का तापमान एवं आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रारंभिक बिंदु पर 1 के लिए क्या होगा, V1 इक्वल टू MRT1 यही होगा, और अंतिम बिंदु पर P2 V2 इक्वल टू MRT2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो P1 है वो P2 के बराबर होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, V1/V2 इक्वल टू T1/T2 आएगा। तो यांत्रिक कार्य मैकेनिकल कार्य क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा फॉर्मूला मैकेनिकल कार्य का यही होता है, लेकिन जो वैल्यू है वो हमको पुट करनी होती है। P इक्वल टू V2 - V1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि P कांस्टेंट है, और वी नो दैट जो Q होता है वो क्या होता है, कार्य प्लस इंटरनल एनर्जी होता है। तो कार्य प्लस इंटरनल एनर्जी, तो Q इक्वल टू P V2 - V1 प्लस U2 - V1 हो जाएगा। और तो कार्य हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर U2 है तो U2 प्लस P2 V2 और U1 प्लस P1 V1। अब देखिएगा U प्लस PV जो होता है वो होता है हमारे पास एंथैल्पी। अब एंथैल्पी जब ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास एंथैल्पी होता है। देखिएगा U2 प्लस PV जो है वो एंथैल्पी होता है। तो एंथैल्पी जब ये होगा तो हम ये कह सकते हैं कि समदाबी प्रक्रम में जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी के अंतर के बराबर होती है। तो अतः समदाबी प्रक्रम में दी गई ऊष्मा उनकी एंथैल्पी के अंतर के बराबर होती है, ये हमने यहाँ पर कहा है। अब देख लेते हैं क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देख लेते क्या है कि इस प्रक्रम में निकाय में परिवेश द्वारा किसी प्रकार की
ऊष्मा का अंतरण नहीं होता। ऊष्मा अंतरण की दृष्टि से निकाय कुचालक माना जाता है। इस प्रक्रम में दाब, आयतन, तापमान परिवर्तित होता है। यह प्रक्रम पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था में जिसकी दीवारें कुचालक पदार्थ की बनी होती हैं, ये संपीड़न तथा प्रसारण करके प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी स्थिर रहती है। देखिएगा, जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है एडियाबैटिक होता है, इसमें क्या है? एंट्रोपी। ठीक है, क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट। बस आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो टेम्परेचर, प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इसमें क्या होते रहेंगे? परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम यहाँ पर ऊष्मागतिकी के नियम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का विशेष रूप है। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी विलगित निकाय के सभी रूपों में संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। कोई भी मशीन बिना ऊर्जा लिए ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकती। ये इसका प्रथम नियम था। तो चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस तरीके से फॉलो होता है उसको देख लेते हैं। एक निकाय को बिंदु 1 से प्रदर्शित किया गया है, जो कि 1A2 प्रक्रम से जाता है। 1A2 इस पाथ को इसने फॉलो किया। 1A2 क्लियर है। एवं 2B1 पथ से वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। और 2 और यहां पर है B, इसको मान लें हम, ये B है। 2B1 अपने प्रारंभिक बिंदु पर जाता है। तो क्षेत्र 1A2B3 कहां पर है? हाँ, 1A2 3 4 और 1, ये वाला जो क्षेत्र होगा वो निकाय द्वारा किए गए कार्य W1 को प्रदर्शित करता है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। तो निकाय में प्रक्रम 1A2 जो है को है क्या बोलते हैं? हॉर्न विस्तार हुआ है। ठीक है, हॉर्न विस्तार हुआ है। तो 2 क्षेत्रफल 2 3 4 1 B2 निकाय पर किया गया कार्य W2 जो है वो प्रदर्शित करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? जो W2 है, इस पाथ पर W2 कार्य है, इस पाथ पर W1 कार्य है। तो प्रक्रम में 2B1 इस पाथ पर संपीड़न करता है, यानी कि ये कंप्रेस होता है। क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल 1A2B1 निकाय द्वारा कुल किया गया कार्य जो होगा वो W1 माइनस W2 दर्शाता है। कुल किया गया कार्य कितना होगा? W1 माइनस W2 होता है। और निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, अतः निकाय की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो W का जो अंतर है, यानी कि कार्य का जो अंतर है, वो क्या हो जाएगा? उसकी ऊष्मा का अंतर हो जाएगा, यानी कि कार्य बराबर ऊष्मा। ऊष्मा की चक्रीय समाकलन, यानी कि ऊष्मा का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है, इंटीग्रेशन साइकिल है, वो क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ DQ कार्य के चक्रीय, यानी कार्य के इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रेशन के बराबर होती है। जो ऊष्मा है उसका साइक्लिक इंटीग्रल और जो वर्क डन है उसका साइक्लिक इंटीग्रल, दोनों क्या क्या होता है? बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं तापीय भंडार यानी थर्मल रिजर्वायर क्या होता है। तो एक तापीय भंडार परिवेश का वह भाग है जो निकाय के साथ ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। उसकी ऊष्मीय क्षमता बहुत अधिक होती है। उसमें भंडार में ऊष्मा लेने तथा देने से जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत कम व धीरे होता है, जिससे प्रक्रम में प्रत्येक बिंदु पर ऊष्मीय साम्य बना रहता है। तो इस तरीके से हम तापीय भंडार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए स्रोत क्या होता है। एक भंडार जो उच्च तापमान पर होता है एवं ऊष्मा प्रदान करता है उसे तापीय स्रोत कहते हैं। यानी कि वह भंडार जो उच्च तापमान पर तो होता है और ऊष्मा प्रदान करता रहता है उसे तापीय स्रोत कहते हैं। जैसे सन है वो एक उच्च तापमान पर है और वो हमें जो है ऊष्मा प्रदान करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे। किसका स्रोत? ऊष्मा का स्रोत कहेंगे। देखिएगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो सोर्स के हैं, बॉयलर है, दहन कक्ष है या फिर सूर्य आदि। तो यहाँ से स्रोत है और यहाँ से ये क्या देखा जा रही है कि हीट या ऊष्मा आ रही है। सिंक क्या होता है? ऐसा तापीय भंडार जो निम्न तापमान पर होता है, जो ऊष्मा बिना तापमान में परिवर्तित हुए लेता है। यदि नदी, समुद्र, वायुमंडलीय वायु आदि ये क्या होती हैं? सिंक कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये सिंक है और ये इसमें हीट
जा रही है। ऊष्मा इंजन यानी हीट इंजन क्या होता है? यह एक ऊष्मागतिकी निकाय है जो एक चक्रीय प्रक्रम में प्रचलित होता है, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदल देता है। यानी कि हीट इंजन क्या करता है? ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलता है और इसमें ऊष्मा तथा कार्य दोनों निकाय की परिसीमा को पार करते हैं, जैसे बॉयलर और टरबाइन आदि। इसे निम्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं जो इसमें प्रक्रम होते हैं। सबसे पहले क्या है? स्रोत से ऊष्मा ली जाती है, यानी कि ये स्रोत है और ये हीट इंजन है। तो हीट इंजन क्या करता है? स्रोत से ऊष्मा लेता है। सेकंड में ली गई ऊष्मा कुछ यांत्रिक कार्य में तथा कुछ ऊष्मा सिंक को दे दी जाती है। तो जो ऊष्मा लेता है सोर्स से वो क्या होता है? कुछ यांत्रिक ऊर्जा में और कुछ ये हीट में सिंक को दे देता है। थर्ड में प्रक्रम चक्रीय तथा लगातार होता रहता है, यानी प्रक्रम जो है वो साइक्लिक चलता है। यानी कि क्या होता है? अगर उसने पहले स्रोत से ऊष्मा ली और फिर उसको कार्य में बदला, कुछ उसने सिंक में ऊष्मा को भेज दिया, फिर से क्या करता है? फिर से ऊष्मा लेगा, फिर से कार्य करेगा, फिर से वो थोड़ी सी ऊष्मा जो है वो सिंक में भेज देगा। तो यही साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। कार्यकारी पदार्थ इंजन में प्रवाहित होता है। जो कार्यकारी पदार्थ था वो इंजन में जो प्रवाहित है वो इंजन में होता है। ऊष्मा इंजन का कार्य लगातार ऊष्मा लेकर यांत्रिक कार्य का उत्पादन करता है, इसलिए चक्र में डब्ल्यू नेट यानी कि कुल यांत्रिक कार्य एवं ली गई ऊष्मा Q1 महत्वपूर्ण होती है। कितनी ऊष्मा ली जा रही है और कितना कार्य किया जा रहा है, यही इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? हीट इंजन के लिए। अब हीट इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है? ईटा, जो थर्मल है हम बोल सकते हैं ईटा थर्मल। तो एक चक्र में किया गया कार्य अपॉन एक चक्र में दी गई ऊष्मा, वो क्या होता है? हीट इंजन की उसमें दक्षता कहलाती है। तो एक चक्र में किया गया कार्य क्या होता है? Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 क्या होता है? एक चक्र में दी गई ऊष्मा। तो जब हम इसको करेंगे अलग अलग लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो N थर्मल इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाता है। ये होता है हीट पंप में। अब आता है ऊष्मा पंप, सॉरी ये होता है हमारे पास हीट इंजन में। अब आता है ऊष्मा पंप, यानी कि जिसको हीट पंप बोलते हैं। तो ऊष्मा पंप और रेफ्रिजरेटर उल्टे ऊष्मा इंजन है। एक ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय है जो चक्रीय प्रक्रम में प्रचलित होते हुए निम्न तापमान वाले भंडार से ऊष्मा लेकर उच्च तापमान वाले भंडार को ऊष्मा प्रवाहित करता है। यह एक चक्र पर कार्य करती है जिस पर कार्य किया जाता है। तो देखिए क्या करता है कि E1 जो है वो क्या है? एक वाष्पित्र है। ठीक है, वो क्या है? एक वाष्पित्र है, यानी कि इवेपोरेटर। E2 क्या है? वो प्रसारक है, यानी कि एक्सपेंडर। क्लियर है? और C1 संपीड़क यानी कंप्रेसर है और C2 क्या है? वो संघनित्र है, यानी कि कंप्रेसर और संघनित्र ये इसमें लगे हुए होते हैं। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा? WC माइनस WE, Q1 माइनस Q2। वस्तु तथा परिवेश के बीच में तापमान अंतर होने के कारण, वस्तु तथा परिवेश के बीच में तापमान अंतर होने के कारण क्या होता है? Q1 ऊष्मा निकालकर परिवेश में चली जाती है। Q1 ऊष्मा निकलकर परिवेश में चली जाती है। वस्तु स्थिर तापमान T1 पर रखने के लिए निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है एवं समान दर पर ऊष्मा वस्तु को देनी पड़ेगी। समान दर पर ऊष्मा जो है वो वस्तु को देनी पड़ती है। तो ऊष्मा निम्न तापमान भंडारण से लेकर उच्च तापमान वाली वस्तु B को दी जाती है। इस प्रक्रिया में डब्ल्यू नेट कार्य भी करना पड़ता है। इस चक्रीय प्रक्रम वाली युक्ति को ऊष्मा पंप कहते हैं, यानी कि हीट पंप कहते हैं। तो कार्यकारी पदार्थ एक चक्रीय में कार्य करता है एवं E1, C1, C2 तथा E2 में प्रवाहित होता है। ऊष्मा पंप का निष्पादन हम निष्पादन गुणांक द्वारा ज्ञात करते हैं। यह उत्पन्न वांछित प्रभाव व उक्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए निकाय पर किए गए कार्य का अनुपात होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? COP वांछित प्रभाव उत्पन्न किया गया कार्य यानी कि Q1 अपॉन डब्ल्यू नेट। तो COP यानी कि HP क्या होगा? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 होता है। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर क्या है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी युक्ति है जो हीट पंप की तरह कार्य करता है। यह चक्रीय प्रक्रम में निम्न तापमान वस्तु से ऊष्मा निकालकर उसका तापमान परिवेश से कम बनाए रखता है। डब्ल्यू नेट इक्वल टू WC माइनस WE, यह हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। चक्रीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ जो होता है वो E1 माइनस C1 माइनस C2 माइनस E2 में प्रवाहित होता है, रेफ्रिजरेटर कहलाता है। यानी कि इस तरीके से ये साइकिल चलती है। तो रेफ्रिजरेटर चक्र में वस्तु A महत्वपूर्ण होती है। निष्पादन गुणांक जो होता है इसका वांछित प्रभाव अपॉन किया गया कार्य होता है Q2 अपॉन डब्ल्यू नेट इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इसकी जो COP होती है हीट पंप की
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो यहां से हम Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 और अपॉन में Q1 माइनस Q2 करेंगे तो 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का क्या आएगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अतः उसमें पंप का निष्पादन गुणांक रेफ्रिजरेटर के निष्पादन गुणांक से 1 अधिक होता है। ऊष्मागति का द्वितीय नियम देख लेते हैं कि इस निकाय के अनुसार क्या होता है। ऊष्मा कभी भी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रभावित नहीं होती है। याद रखिएगा, ऊष्मा कभी भी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रभावित नहीं होती है। इस नियम को केल्विन प्लांक तथा क्लॉसियस के नियम के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो केल्विन प्लांक का कथन क्या था? केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट या कथन लिखने को आ जाता है तो क्या था कि ऐसा कोई इंजन बनना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम पर प्रचलित होते हुए प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर सके। ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है। तो यदि W इक्वल टू Q हो जाए तो जो इफिशियंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी, और ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं। अब जो आगे चित्र है उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये कार्य करता है। यह इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार तो सही है, परंतु केल्विन प्लांक कथन के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि कोई भी उसमें इंजन 100% दक्षता नहीं हो सकता है, 100% दक्ष नहीं हो सकता है। अगर ऐसे हो कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ली जाए और हीट पंप उसको टोटल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन ऊष्मा स्रोत से T1 ऊष्मा से मतलब जो ऊष्मा स्रोत है T1 उससे Q1 ऊष्मा ली जाती है और W नेट किया जाता है। थोड़ी सी मात्रा इसकी कहां चली जाती है हीट की, वो सिंक में चली जाती है। यही पॉसिबल है। तो किसी भी ऊष्मा इंजन से लगातार शक्ति तभी मिल सकती है जब उसका ऊष्मा का खुद अंश किसी निम्न तापमान ऊष्मा भंडार ऊष्मा सिंक को दी जाती है। इस प्रकार एक इंजन Q1 ऊष्मा उच्च तापमान वाले तापीय भंडार से लेता है, निम्न तापमान वाले तापीय भंडार को Q2 ऊष्मा देता है। तो Q1 माइनस Q2 ऊष्मा को ही कार्य में परिवर्तन करता है। अब इसी के साथ साथ क्लॉसियस ने क्या कथन दिया था? क्लॉसियस ने कथन दिया था कि ऊष्मा स्वयं कम तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। किसी ऊष्मा पंप रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक अनंत नहीं हो सकता है। तो कैसे आइए समझ लेते हैं। T1 पर निकाय, ये रेफ्रिजरेटर है और ये T2 का निकाय है। तो T2 से ऊष्मा ली जाएगी रेफ्रिजरेटर द्वारा और रेफ्रिजरेटर किसको देगा? T1 पर ऊष्मा दे देगा। ये असंभव है। ये किसने कहा था? तो ये असंभव है, ये जो भी कहा गया था। यानी कि रेफ्रिजरेटर T2 से ऊष्मा लेगा और T1 में ऊष्मा देगा, ये असंभव है, क्योंकि कार्य कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर जो दिखाया गया है, यहां पर यह दिखाया गया है कि जो T1 वातावरण वाला है, ठीक है, और T2 क्या है? कोई निकाय है, कोई रूम है, वहां से ये ऊष्मा लेगा और इस पर कोई एक्सटर्नल कार्य होगा तो रेफ्रिजरेटर जो है वो T1 पर जो यहां की ऊष्मा है उसको निकाल देगा। तो ये संभव है। क्लियर है? तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है रेफ्रिजरेटर का? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, यानी कि वांछित प्रभाव अपॉन किया गया कार्य। तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। अब देख लेते हैं परपेचुअल गति मशीन प्रथम श्रेणी PMM1। PMM1 क्या था? ऐसी मशीन जो ऊष्मा गति के प्रथम नियम का पालन करे प्रथम श्रेणी परपेचुअल गति मशीन कहलाती है। यानी कि जो ऊष्मा गति के प्रथम नियम का पालन करे। तो क्या था कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो लगातार यांत्रिक कार्य देती रहे, ठीक है, और उससे कोई लॉसेस भी ना हो। तो ऐसी कोई मशीन नहीं है। अब परपेचुअल गति मशीन का जो उल्टा है वो क्या है कि ऐसी कोई मशीन संभव नहीं है जो लगातार कार्य कर हमें उस ऊर्जा की सतत आपूर्ति कर सके, यानी कि कंटिन्यूअसली ऊर्जा की आपूर्ति हमें देती रहे, ऐसी कोई मशीन नहीं है। परपेचुअल गति मशीन द्वितीय श्रेणी यानी कि PMM2 क्या था? PMM2 एक ऊष्मा इंजन ऊष्मा का अंतरण दो तापीय भंडारों से करता है एवं उसकी ऊष्मा दक्षता W नेट अपॉन Q1 होती है। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगी। यहां Q1 ऊष्मा स्रोत द्वारा दी जाती है और Q2 ऊष्मा सिंक को प्रदान की जाती है। W नेट परिवेश पर कार्य किया जाता है तो Q2 क्या हो जाता है? 0।
और डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 होता है तो Q2 0, ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 जब W होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या Q2, और जो एंथैल्पी है वो कितनी हो जाएगी, वो सॉरी जो हमारे पास दक्षता है वो कितनी हो जाएगी 100%। और 100% इफिशियंसी यानी कि 100% दक्षता किसी मशीन की नहीं हो सकती है। तो ये थे PMM2, यानी कि अगर ऐसा हो जाए तो ये PMM2 का जो सिद्धांत है, PMM2 मशीन जो है ये प्रूफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा असंभव है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ जीवन क्लासेस में, और नेक्स्ट सेमेस्टर की इंपोर्टेंस लेक्चर जो आप लोग चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उन सेमेस्टर को उन लेक्चर्स को अगले सेमेस्टर में प्रॉपरली और इजी वे नोट्स के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको आपकी पसंद के नोट्स और लैंग्वेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।